किसी भी देश की क्या मानी जाती है, बैकबोन मानी जाती है। बैकबोन यानी मेरुदंड। जैसे हमारे शरीर की जो बड़ी हड्डी है वो क्या है, फीमर है ऐसे तो, लेकिन जो बैकबोन है हमारे शरीर की जो बैकबोन है वो काफी ज्यादा मजबूत है। यानी कि हमारे शरीर जो खड़ा है वो किसके आधार पर खड़ा है, बैकबोन के आधार पर। तो हम किसी भी देश, अगर कोई भी देश खड़ा है तो वो किसके चलते खड़ा है, तो वित्तीय संस्था के चलते खड़ा है। इसीलिए गैर संस्थागत में मात्र 4 ही चीज, महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार। महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार। एक बार फिर से बोलेंगे, महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक है, SBI बैंक है, ये सब कौन सा बैंक है, ये सभी के सभी जो बैंक है ये व्यवसायिक बैंक है। ठीक है। पंजाब नेशनल हो गया, ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो भी बैंक आप देख रहे हैं ये सब के सब कैसे बैंक है, तो ये सब के सब व्यवसायिक बैंक है। ठीक है। वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्टडी ब्लूप्रिंट परिवार में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। जिसका नाम क्या है, हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो ये जो चैप्टर है ये काफी जटिल टॉपिक है, लेकिन यदि आप इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये जो चैप्टर है उतना जटिल नहीं हो पाएगा। बहुत ही सरल भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा और चैप्टर जैसे ही खत्म होगा आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग में छप चुकी है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं और लेते हैं अपने पहले स्लाइड को। ठीक है। तो ये है हमारे चैप्टर का पहला स्लाइड, और पहला स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये यहीं पर डिपेंड करता है, इन्हीं 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहले पॉइंट में हम देखेंगे अल्पकालिक। पहले पॉइंट में हम क्या देखेंगे, अल्पकालिक। देखिए अल्पकालिक जिसे हम बोलते हैं थोड़े समय के लिए, यानी कि कोई भी जो चीज है या कोई भी बात है वो थोड़े समय के लिए अगर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्पकालिक। उसे क्या बोलते हैं हम, अल्पकालिक। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और कालिक का मतलब क्या होता है, समय। मतलब आपने पढ़ा होगा कि काल पढ़ा होगा, टेंस पढ़ा होगा, तो टेंस में क्या होता है, टेंस का हिंदी होता है काल, और काल का मतलब क्या होता है, समय होता है। एक भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल होता है और एक भविष्य काल होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्पकालिक। दूसरा होता है हमारा मध्यकालिक। दूसरा क्या होता है हमारा, मध्यकालिक। तो मध्यकालिक बेसिकली क्या होता है, मध्य का समय, ना बहुत ज्यादा समय और ना बहुत कम समय, उसको क्या बोलते हैं, मध्यकालिक। यानी कि दोनों के बीच का जो समय है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यकालिक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीर्घकालिक। तो दीर्घकालिक का मतलब होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। आपके जो बुक में क्वेश्चंस भी होता होगा, दीर्घ, अति लघु, लघु और दीर्घ। तो जो दीर्घकालिक होता है वो काफी लंबा समय होता है। क्या होता है, काफी लंबे समय की अवधि को क्या बोलते हैं हम, दीर्घकालिक बोलते हैं। और थोड़े समय की अवधि को बोलते हैं हम लोग अल्पकालिक, और जो मध्य समय की अवधि है उसे हम क्या बोलते हैं, मध्यकालिक। बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है और हमने पढ़ा वो थोड़ी सी बेसिक बातें थी। ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा पहला टॉपिक, पहला लाइन क्या है, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साख की जरूरत होती है। मुद्रा की आवश्यकताओं को अगर पूरा हमें करना है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, साख की जरूरत। मान के चलिए हमें पैसे की काम है और हमारे पास जो पैसे हैं वो क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो हमें अब पैसे की जरूरत कैसे पड़ेगी, पैसा हमारे पास कैसे आएगा। तो बेसिक सी बात है, हम किसी से कर्ज लेंगे, किसी से कर्ज लेंगे, और कर्ज लेना ही क्या कहलाता है, तो साख कहलाता है। अगर आप कर्ज लेते हैं तो उस चीज को क्या कहलाता है, साख कहलाता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को आप देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वित्तीय संस्था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वित्तीय संस्था। तो देखिए देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति साख और मुद्रा से करती है, वित्तीय संस्था कहलाती है। यानी कि वैसी संस्थाएं जो हमारे देश के जो लोग हैं उनकी पूर्ति मुद्रा से और साख से और ऋण से करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वित्तीय संस्था बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, वित्तीय संस्था। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये वैसी संस्था है जो लोगों को कर्ज देने का काम करती है, जो लोगों को क्या करती है, कर्ज देने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। ये संस्थाएं समाज के लोगों को अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक समय के लिए ऋण देती है। ये जो संस्थाएं हैं ये समाज के लोगों को कितने समय के लिए ऋण देती है, तो अल्पकालिक देती है, मध्यकालिक देती है और दीर्घकालिक देती है। यानी कि गुरुजी क्या देती है, अल्पकालिक यानी कि थोड़े समय के लिए देती है, मध्यकालिक यानी कि मध्य समय के लिए देती है, और दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लिए भी देती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्थाएं, जो वित्तीय संस्थाएं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर चलती है। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए आखिरी वाला पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि जो वित्तीय संस्था है वे किसके आधार पर चलती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर काम करती है। किसके निर्देश अनुसार काम करती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
उसी के आधार पर काम करती है हमारी वित्तीय संस्था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। हाँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स में इस पॉइंट को इंक्लूड कर लीजिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सरकारी वित्तीय संस्था। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा? तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सरकारी वित्तीय संस्था। तो देखिए, वैसी संस्थाएं जो सरकार द्वारा स्थापित या संपादित किया जाता है सरकारी वित्तीय संस्था कहलाता है। हमारे देश में वैसी संस्थाएं जो सरकार द्वारा स्थापित किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम सरकारी वित्तीय संस्था बोलते हैं। ठीक है, एक जैसे में पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी जो बैंक है ये लोगों को ऋण देने का काम करती है, साख देने का काम करती है, इसलिए एक प्रकार की वित्तीय संस्था है। और दूसरी बात, सरकारी वित्तीय संस्था इसलिए है क्योंकि ये जो चीजें स्थापित की गई है, ये जो चीजें संपादित की गई है, ये सरकार के द्वारा की गई, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? सरकारी वित्तीय संस्था बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। देखिए, वैसा वित्तीय संस्था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर समाज के लोगों को वित्तीय सहायता देता है उसे हम अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य कॉरपोरेटिव बैंक, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य कॉरपोरेटिव बैंक। देखिए, वैसा वित्तीय संस्था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर समाज के लोगों को वित्तीय सहायता देता है उसे हम अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। यानी कि वैसा संस्था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत समाज के लोगों को वित्तीय सहायता देता है, यानी कि पैसों की सुविधा प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। यहां तक आप समझ चुके होंगे। एक हमने पढ़ा सरकारी वित्तीय संस्था को जो सरकार के अंदर होकर चलती है, और एक होता है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोगों को सहायता प्रदान करती है, वित्तीय सहायता। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं और नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सूक्ष्म वित्तीय संस्था। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है? तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सूक्ष्म वित्तीय संस्था। तो देखिए, वैसी वित्तीय संस्था जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम ब्याज पर ऋण देती है सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहलाती है। अच्छा, इसको देखिए, याद करने का सीधी सी बात है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? तो सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। तो वैसा वित्तीय संस्था जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम ब्याज पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है या फिर कम ब्याज पर ऋण देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म वित्तीय संस्था। यानी कि सूक्ष्म वित्तीय संस्था उस संस्था को कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। यानी कि छोटे का मतलब गरीब लोग, और गरीब लोगों को ब्याज कितने पर कब कितने पर देता है? तो कम ब्याज पर देता है, यानी कि छोटा ब्याज पे पैसा देता है। ठीक है, छोटा ब्याज पे गरीब लोगों को ये कर्ज देता है, यानी ये क्या हो गया? सूक्ष्म वित्तीय संस्था हो गया। ठीक है, देखिए, वित्तीय संस्था दो प्रकार की होती है। वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है? तो वित्तीय संस्था होती है हमारी दो प्रकार की। यहाँ पे इस पॉइंट को देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वित्तीय संस्था कितने प्रकार की? तो गुरुजी, वित्तीय संस्था होती है हमारी दो प्रकार की। अभी अभी हमने पढ़ा, एक पढ़ा हमने सूक्ष्म वित्तीय संस्था, ये वित्तीय संस्था का प्रकार नहीं है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था वो वित्तीय संस्था होती है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम ब्याज पर ऋण देती है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो सूक्ष्म वित्तीय संस्था है वो कितने ब्याज पर, वो जो सूक्ष्म वित्तीय संस्था है वो कितने ब्याज पर लोगों को पैसा देती है? ऑप्शन दे देगा, कम ब्याज, अधिक ब्याज, बहुत अधिक ब्याज, बहुत कम ब्याज। तो क्या होगा आंसर? कम ब्याज पे। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय संस्था की दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है वित्तीय संस्था? तो वित्तीय संस्था गुरुजी दो प्रकार की होती है। पहला होता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और दूसरा होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। पहला होता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और दूसरा होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले पॉइंट को हम पकड़ते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था वैसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त का प्रारंभ करती है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहलाती है। यानी कि वैसी संस्था जो राष्ट्र के स्तर पर वित्त का प्रबंध करती है, यानी कि राष्ट्र में यदि किसी व्यक्ति को जो पैसों की जरूरत हो या फिर राष्ट्रीय काम के लिए किसी भी क्षेत्र में पैसों की जरूरत हो, यदि उसकी पूर्ति कोई वित्तीय संस्था करेगी तो वो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था करेगी। ठीक है, तो देखिए, इसका सिंपल सा उदाहरण दिया है, वैसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए
वित्तीय और साख नीति का निर्धारण करती है, यानी कि पैसों का या फिर साख में कर्ज का क्या करती है, प्रबंधन करती है, यानी कि कर्ज की पूर्ति करती है। और ये जो वित्तीय संस्था है राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, तो ऐसी प्रकार की वित्तीय संस्था को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। ठीक है, आप इस डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा और एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि चीजें जो है वो काफी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है, इनके दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है उनके दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार और एक होता है भारतीय पूंजी बाजार। एक क्या होता है, तो एक होता है गुरुजी भारतीय मुद्रा बाजार और एक होता है हमारा भारतीय पूंजी बाजार। तो देखिए भारतीय मुद्रा बाजार को पहले हम लोग लेते हैं और भारतीय मुद्रा बाजार को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए देश में ऐसा मुद्रा बाजार जहां उद्योग और व्यापार के लिए आपातकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था की जाती है उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। यानी कि हमारे देश में कोई ऐसा बाजार होगा जहां व्यापार और उद्योग के लिए अल्पकालिक और मध्यकालिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, तो भारतीय मुद्रा बाजार बोलते हैं। देखिए यहां से अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स के सवाल बनेंगे तो दो ही प्रकार का सवाल बन सकता है कि जो भारतीय मुद्रा बाजार है वो किस समय के लिए वित्तीय पैसों की व्यवस्था करती है, वो कितने समय के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करती है। तो एक तो ये अल्पकालिक करती है और एक क्या करती है, ये मध्यकालिक। एक करती है अल्पकालिक, एक करती है मध्यकालिक। यानी कि ये अल्पकालिक और मध्यकालिक दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता हमें प्रोवाइड करती है। और बेसिकली ये प्रोवाइड किसे करती है, उद्योग और व्यापार वाले क्षेत्र में। यानी कि किसी भी उद्योग के लिए और किसी भी व्यापार के लिए यदि आपको कर्ज की जरूरत है, यदि आपको साख की जरूरत है या फिर आपको वित्तीय चीज की जरूरत है, वित्तीय यानी कि पैसों की जरूरत है, तो फिर आपको भारतीय मुद्रा बाजार जो है वो आपको लोन दे सकती है। और कौन कौन से अवधि के लिए देती है गुरुजी, तो अल्पकालिक और मध्यकालिक, अल्पकालिक और मध्यकालिक। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है कि जो व्यापारी होते हैं उन्हें अल्पकालिक और मध्यकालिक के लिए क्या चाहिए, वित्तीय सुविधा चाहिए। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा बाजार किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है, तो अल्पकालिक और मध्यकालिक। ए से अल्पकालिक और एम से हो गया हमारा मध्यकालिक, अल्पकालिक और मध्यकालिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय पूंजी बाजार। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय पूंजी बाजार। देश में ऐसा पूंजी बाजार जहां लोग उद्योग और व्यापार के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था की जाती है उसे हम भारतीय पूंजी बाजार कहते हैं। तो देखिए भारतीय पूंजी बाजार, तो देखिए देश में ऐसा पूंजी बाजार जहां लंबे समय के लिए व्यापारियों को और उद्योगों को क्या दिया जाए, पैसा दिया जाए, तो वो क्या कौन सी संस्था हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारा भारतीय पूंजी बाजार। वो क्या हो जाएगी, हमारी भारतीय पूंजी बाजार। एक चीज यहां देखिए, यहीं से आप दोनों पॉइंट को याद कर सकते हैं काफी आसान तरीके से। देखिए ये है हमारा भारतीय पूंजी बाजार। तो जैसे जो पूंजी होती है ना वो काफी लंबे समय तक टिकता है। जैसे मान के चलिए आपके पास पैसा है और आपने उस पैसे का कोई भी चीज खरीद लिया जो काफी लंबे समय तक टिकता है। जैसे मान के चलिए आपके पास पैसा है, आपने भूमि खरीद लिया तो वो क्या हो गया, आपका पूंजी हो गया। आपने मोबाइल खरीद लिया, वो क्या हो गया, आपका पूंजी हो गया, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक टिकेगा। अगर आप अपने पैसे से क्या खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं जो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, तो वो क्या हो गया, वो पूंजी नहीं हुआ। यानी कि सिंपल सी बात है, पूंजी जो होती है वो काफी लंबे समय तक टिकती है। तो इससे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भारतीय पूंजी बाजार है वो हमें दीर्घकालिक वित्तीय सुविधा प्रदान करेगी। यानी कि काफी लंबे समय के लिए उद्योगों को और व्यापारियों को वित्तीय सुविधा प्रदान करेगी। यानी कि जो पूंजी होती है वो लंबे समय तक टिकती है और लंबे समय तक टिकती है, इसलिए हमें भारतीय पूंजी बाजार लंबे समय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और लंबे समय को हम क्या बोलते हैं, दीर्घकालिक। यानी कि पूंजी जो होती है वो दीर्घकालिक होती है। पूंजी क्या होती है, दीर्घकालिक। और पूंजी दीर्घकालिक होगी तो हमें क्या देगी, भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालिक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। एक होता है मुद्रा। देखिए मुद्रा जो होता है, मुद्रा यानी कि पैसा। पैसा क्या होता है, पैसा आता है कछुए की चाल से, जाता है खरगोश की चाल से। आता है कछुए की चाल से और जाता है खरगोश की चाल से। तो जो भारतीय मुद्रा बाजार है ये अल्पकालिक
और मध्यकालिक। अल्पकालिक मतलब तुरंत चल गया, मध्यकालिक मतलब और थोड़ा धीरे धीरे गया। तो क्या हो गया, तो भारतीय मुद्रा बाजार जो है ये कब, किस समय, कौन से किस प्रकार की वित्तीय संस्था देता है, तो ये हमें अल्पकालिक और मध्यकालिक वित्तीय संस्था, वित्तीय सुविधा प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो भारतीय पूंजी बाजार है ये दीर्घकालिक वित्तीय सुविधा प्रदान करता है। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि गुरुजी मुद्रा जो होता है, सॉरी यहाँ पे ये हम यहाँ आ गए, हाँ, यहाँ पे गुरुजी जो मुद्रा होता है वो काफी जल्दी खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय मुद्रा बाजार है वो अल्पकालिक और मध्यकालिक हमें वित्तीय सुविधा प्रोवाइड करता है, और जो गुरुजी पूंजी होता है वो काफी लंबे समय तक रहता है। इसका मतलब जो भारतीय पूंजी बाजार है वो हमें दीर्घकालिक वित्तीय सुविधा प्रोवाइड करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा भारत का केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारा, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा ये स्क्रीन काम नहीं कर रही है, टैब वाली कहाँ गए यार। हाँ, यहाँ पे स्क्रीन काम करने लगा टैबों की, तो थोड़ी सी समस्या हुई, उसके लिए आपको सॉरी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक। तो देखिए भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना कब होती है, तो 1935 में होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ देगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई सन 1935 में। एक मिनट, इसकी स्थापना कब हुई गुरुजी, तो इसकी स्थापना हुई सन 1935 में। वित्तीय संस्था किसी भी देश की मेरुदंड मानी जाती है। जो वित्तीय संस्था होती है वो किसी भी देश की क्या मानी जाती है, बैकबोन मानी जाती है। बैकबोन यानी मेरुदंड। जैसे हमारे शरीर की जो बड़ी हड्डी है वो क्या है, फीमर है ऐसे तो, लेकिन जो बैकबोन है, हमारे शरीर की जो बैकबोन है वो काफी ज्यादा मजबूत है। यानी कि हमारे शरीर जो खड़ा है वो किसके आधार पे खड़ा है, बैकबोन के आधार पे। तो हम किसी भी देश, अगर कोई भी देश खड़ा है तो वो किसके लिए, किसके चलते खड़ा है, तो वित्तीय संस्था के चलते खड़ा है। इसीलिए वित्तीय संस्था को हम क्या बोलते हैं, किसी भी देश का मेरुदंड बोलते हैं। यानी कि किसी भी देश का हम बैकबोन किसे बोलते हैं, तो वित्तीय संस्था को बोलते हैं। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कैसा राज्य है, तो गुरुजी बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां की 87% जनसंख्या गांव में रहती है। जो बिहार की 87% जनसंख्या वो कहाँ रहती है, गांव में रहती है। बिहार की जो 87% जनसंख्या वो कहाँ रहती है, तो गुरुजी गांव में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में करीब 75% लोग कृषि पर निर्भर है। बिहार में जो 75% लोग हैं, बिहार में 75% लोग हैं वो किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है। बिहार में 75% लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो ये क्या है हमारा, तो ये हमारा RBI, टीवी का साउंड कम करो, RBI, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। RBI की स्थापना कब हुई थी गुरुजी, तो RBI की स्थापना हुई थी हमारी 1935 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट वाला स्लाइड। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड हमने पढ़ा था पिछले ही स्लाइड में, इससे पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है। तो वित्तीय संस्था 2 प्रकार की होती है, एक होता है हमारा राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और एक होता है हमारा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। तो ये अब हम आ चुके हैं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था को पढ़ने। तो देखिए, वैसी वित्तीय संस्था जो राज्य के लिए वित्तीय और साख नीति का निर्धारण करती है तथा राज्य स्तर पर वित्त का प्रबंध करती है, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहलाती है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था और राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्था की परिभाषा को याद करना काफी ज्यादा सरल है। देखिए, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था को जब आप पढ़ेंगे तो वैसी वित्तीय संस्था जो राज्य के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण करती है तथा राज्य स्तर पर
राज्य स्तर पर वित्त के प्रबंध का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। और राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं? तो वैसी वित्तीय संस्था जो राष्ट्र के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण करती है तथा राष्ट्र स्तर पर वित्त का प्रबंध करती है, यानी कि पैसों का प्रबंध करती है, तो उसे हम राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्था कहते हैं। आप पिछले वाले स्लाइड में भी आपने पढ़ के आया होगा, ठीक है। देखिए, अब ये जो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था ये कितने प्रकार की होती है? तो जो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है ये 2 प्रकार की होती है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है? तो गुरुजी राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था 2 प्रकार की होती है। एक होता है हमारा गैर संस्थागत और एक होता है हमारा संस्थागत। एक होता है हमारा गैर संस्थागत और एक होता है हमारा संस्थागत। एक होता है गैर संस्थागत, एक होता है संस्थागत। मेरे साथ साथ बोलते चलिए ताकि चीजें जो है वो आपको काफी ज्यादा जल्दी याद हो, और जब जैसे ही आप बोलते रहिएगा तो चीजें आपके दिमाग में फिट होती रहेंगी। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पड़त निशानी। यानी कि जो कुएं में आपने देखा होगा कि जो रस्सी है वो बार बार आती है तो पत्थर को काट देती है, इसीलिए जब आप बार बार बोलेंगे तो आप कंसेप्ट को फोड़ सकते हैं और चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है वो कितनी प्रकार की होती है? कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की, गैर संस्थागत और संस्थागत। आप बोल नहीं रहे हैं, मेरे को पता है, आप बोलने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आ गया हमारा 2 प्रकार की राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। एक होती है गैर संस्थागत और एक होती है संस्थागत। एक होती है हमारी गैर संस्थागत और एक होती है संस्थागत। तो देखिए, ये राज्य स्तर पर हमें क्या प्रदान करती है? तो ये हमें राज्य स्तर पर वित्त की व्यवस्था देती है। देखिए, गैर संस्थागत में हो जाएगा हमारा महाजन, यानी कि जो लोग होते हैं राज्य स्तर पर भी महाजन से कर्जा ले सकते हैं। या फिर हमने गांव घर में देखा होगा कि हमने सेठ से हम कर्जा लेते हैं, सेठ साहूकार से। यहाँ पर देखिए, ऐसा आपने गांव घर में देखा होगा कि कोई भी गांव में सेठ होता है, उसके पास अगर आप जाते हैं, कोई सामान रखते हैं तो आपको कर्जा दे देगा, ठीक है। एक होता है व्यापारी, यानी कि किसी भी कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति है उससे आप कर्जा ले सकते हैं। और एक होता है रिश्तेदार, यानी कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप रिश्तेदार के पास भी जा सकते हैं और उनसे पैसे मांग सकते हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं ये गैर संस्थागत स्रोत हैं। गैर संस्थागत स्रोत हैं राज्य स्तरीय वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए, ठीक है। एक होते हैं महाजन, एक होते हैं सेठ साहूकार, एक होते हैं व्यापारी, एक होते हैं रिश्तेदार। जो सवाल बनने के आपके एग्जाम में चांसेस हैं वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। आपसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन गैर संस्थागत वित्तीय संस्था के उदाहरण है। ऑप्शन आपको दे देगा सहकारी बैंक, प्राथमिक बैंक, व्यवसायिक बैंक और आपको दे देगा रिश्तेदार। तो जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या होते हैं? गैर संस्थागत वित्तीय संस्था के प्रकार में आते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद कर लें और थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो गैर संस्थागत में महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार। महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार कि गुरुजी गैर संस्थागत में मात्र 4 ही चीज, महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार। महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार। एक बार फिर से बोलेंगे, महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ठीक है। ये हो गया हमारे गैर वित्तीय संस्था के उदाहरण, ठीक है। एक होता है हमारा संस्थागत वित्तीय संस्था। यदि आप गैर वित्तीय संस्था को याद कर लेते हैं तो उसके अलावा जो भी चीजें बचेंगी वो किस में आएगी? संस्थागत वित्तीय संस्था में। तो इसमें जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो बैंक से रिलेटेड चीजें होती हैं और सरकारी चीजें होती हैं। जो गैर संस्थागत है ये सरकारी चीजें नहीं होती हैं, ये कोई प्राइवेट या निजी व्यक्ति होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होती हैं? ये एक सरकारी चीजें होती हैं। जैसे हमारा इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा सहकारी बैंक। और क्या हो जाएगा हमारा? तो प्राथमिक साख समिति। इन सारे पॉइंट्स को हम आगे पढ़ेंगे। तो एक हो जाएगा हमारा सहकारी बैंक, एक हो जाएगा हमारा प्राथमिक साख समिति, एक हो जाएगा हमारा भूमिगत विकास बैंक, एक हो जाएगा हमारा व्यवसायिक बैंक, एक हो जाएगा हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक क्या हो जाएगा गुरुजी? तो एक हो जाएगा हमारा नाबार्ड। एक क्या हो जाएगा हमारा? नाबार्ड। इस पॉइंट को आप याद जरूर कर लीजिए ताकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार फिर से मैं मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और ये VVI पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? VVI पॉइंट है। तो इन पॉइंटों को आप जरूर से याद कर लें। ये जो पॉइंट है इन्हें आप जरूर याद कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ के जो सवाल है वो बाकी बच्चों से नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये है आपका नाबार्ड। ये क्या है आपका? नाबार्ड। नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड, ठीक है। ये है आपका नाबार्ड। आप यहाँ पे नाबार्ड का फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड
रूरल डेवलपमेंट। क्या हो गया? रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी रूरल हमसे नहीं बोला जा रहा था, पता नहीं, चलिए ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सहकारी बैंक। क्या है नेक्स्ट स्लाइड? क्या है हमारा नेक्स्ट स्लाइड में पॉइंट? क्या है हमारा? सहकारी बैंक। तो देखिए, इसके माध्यम से किसानों को अल्पकालिक तथा मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक ऋण की सुविधा दी जाती है। जो सहकारी बैंक होती है वो किसानों को कैसी भी सुविधा देती है ऋण की? तो अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, यानी कि ABM, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, AMD। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। आपसे सवाल पूछेगा सहकारी बैंक किस प्रकार की ऋण देती है? अल्पकालिक, दीर्घकालिक, मध्यकालिक, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्योंकि जो सहकारी बैंक है वो कैसी कर्ज देती है हमें? तो हमें अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक तीनों प्रकार की हमें वित्त देती है, या फिर तीनों प्रकार के हमें ऋण देती है। ठीक है। राज्य में कार्यरत 25 सरकारी बैंक है। अभी हमारे राज्य में कितने सरकारी बैंक है? तो 25 सरकारी बैंक है जो अभी फिलहाल में कार्य कर रहे हैं। 25 सहकारी बैंक है जो फिलहाल में क्या कर रहे हैं? तो 25 सहकारी बैंक फिलहाल में काम कर रहे हैं। ठीक है, 25 सहकारी बैंक फिलहाल में काम कर रहे हैं। कितने राज्य में सहकारी बैंक है? तो 25 सहकारी बैंक है जो राज्य में अभी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राथमिक सहकारी समिति। प्राथमिक सहकारी समिति, तो देखिए, इसकी स्थापना किसानों को अल्पकालिक ऋण देने के लिए की गई। इसकी स्थापना किसानों को अल्पकालिक ऋण देने के लिए की गई है। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है प्राथमिक। क्या बोल रहा है ये? प्राथमिक। ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्राथमिक। प्राथमिक, तो प्राथमिक का मतलब अल्पकालिक, प्राथमिक का मतलब अल्पकालिक, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। यानी कि पहले अगर कोई ऋण लेता है तो उसको बहुत जल्दी लौटाना पड़ेगा, यानी कि अल्पकालिक समय के लिए ऋण देता है। प्राथमिक है तो अल्पकालिक के लिए देगा, प्राथमिक है तो अल्पकालिक समय के लिए ऋण देगा। सहकारी, सहकारी, सहकारी यानी कि सभी को। सहकारी यानी कि मान के चलिए, सहकारी का मतलब ये नहीं है कि सभी को, लेकिन सहकारी हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। सहकारी यानी कि सभी को। अगर कोई सभी को पैसा देगा तो किसी को थोड़े समय के लिए देगा, किसी को बीच से मध्य समय के लिए देगा और किसी को दीर्घ समय के लिए देगा। अगर सहकारी बैंक है, अगर पैसा देता है तो किसी को थोड़े समय के लिए, तो किसी को मध्य समय के लिए, तो किसी को गुरुजी लंबे समय के लिए देता है। ठीक है। एक होता है हमारा भूमि विकास बैंक, एक क्या होता है हमारा भूमि विकास बैंक। तो देखिए, भूमि विकास बैंक क्या होता था? पहले क्या होता था? पहले नहीं, आज भी भूमि विकास बैंक इसलिए, इसका नाम भूमि विकास बैंक इसलिए पड़ा। इसमें क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को भूमि को गिरवी रख के कर्जा दिया जाता है। तो भूमि को गिरवी रख के कर्जा दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? भूमि विकास बैंक। अच्छा, यह बैंक देखिए यहाँ पे, यह बैंक किसानों को भूमि को बंधक बनाकर उन्हें दीर्घकाल के लिए पैसा देती है। किस काल के लिए? दीर्घकालिक ऋण देती है। ठीक है, दीर्घकालिक समय के लिए ऋण देती है। आप पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, ताकि जो बोलने में चीज है वो एक्यूरेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलना है तो समझाना है, हमें स्क्रीन को देखकर और कुछ अपने माइंड से भी समझाना है। तो जो सारी चीजें लिखी हुई हैं स्क्रीन पर, ये टोटल की टोटल चीजें जो है एक्यूरेट है। ठीक है, अगर कोई अलग पॉइंट में बोले कि हाँ बच्चे ये जो पॉइंट है ये अलग पॉइंट है, आप इसे नोट्स में इंक्लूड करिएगा, तो उसे आप सुन के इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, भूमि विकास बैंक, तो यह बैंक किसानों की भूमि को बंधक बनाकर दीर्घकालिक समय के लिए ऋण देता था। यह बैंक क्या करता था? तो किसान की जमीन को गिरवी रख लेता था और उन्हें एक लंबे समय के लिए ऋण देता था। तो देखिए, दीर्घकालिक, हम लोग को इस चैप्टर में यही याद करना है कि कौन कौन सी जो संस्था है वो कितने कितने समय के लिए ऋण देती है। तो जो सहकारी बैंक है वो सभी को ऋण देती है, तो सभी को ऋण देती है, तो अल्पकाल के लिए भी देगी, मध्यकाल के लिए भी देगी और दीर्घकाल के लिए देगी। एक होता है हमारा प्राथमिक सहकारी समिति। तो गुरुजी नाम में क्या है? तो नाम में क्या है? तो नाम में प्राथमिक है, तो प्राथमिक है तो अल्पकालिक देगी, प्राथमिक है तो अल्पकालिक देगी, यानी कि पहले देगी तो पहले लेगी, पहले देगी तो पहले लेगी। ठीक है। एक है हमारा भूमि विकास बैंक, यानी कि जब कोई व्यक्ति भूमि को गिरवी रख के कर्जा लेगा
तो जाहिर सी बात है वो लंबे समय के लिए कर्जा लेगा। अब मान के चलिए हमको कर्जा लेना है और भूमि को हम गिरवी रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं ना है कि हम 10 दिन के लिए कर्जा लेंगे, काफी लंबा समय का टाइम लेंगे। तो भूमि विकास बैंक जो है वो दीर्घकालिक लोन देता है। कैसा? दीर्घकालिक ऋण की सुविधा करता है। देखो, इसे पहले भूमि बंधक बैंक भी कहते थे। इसे पहले हम क्या कहते थे? तो इसे पहले हम भूमि बंधक बैंक कहते थे, क्योंकि ये जो बैंक है ये लोगों के जो भूमि को क्या कर लेता था? बंधक बना लेता था। इसीलिए भूमि विकास बैंक को हम पहले क्या कहते थे? तो भूमि विकास बैंक को पहले हम भूमि बंधक बैंक कहते थे। भूमि विकास बैंक के पहले हम लोग क्या कहते थे? तो भूमि विकास बैंक को पहले हम लोग भूमि बंधक बैंक भी कहते थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड में है हमारा व्यवसायिक बैंक। नेक्स्ट वाला स्लाइड में हमारा क्या है? व्यवसायिक बैंक। तो देखिए, वैसा बैंक जो व्यवसाय संबंधित कामों के लिए किसान को ऋण देता है उसे हम व्यवसायिक बैंक कहते हैं। यानी कि उस प्रकार का बैंक जो किसानों को व्यवसाय करने के लिए ऋण देता है उसे हम क्या करते हैं? व्यवसायिक बैंक कहते हैं। सिंपल सी बात है, काफी ज्यादा सिंपल पॉइंट। किसे ऋण देता है? किसानों को व्यवसाय के लिए ऋण देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यवसायिक बैंक बोलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो सारे के सारे बैंक हैं, देखिए, सहकारी बैंक, प्राथमिक बैंक, भूमि बंधक बैंक, एक चीज इनमें कॉमन है। देखिए, ये किसानों को ही ऋण दे रही है। किनको दे रही है? किसानों को ही ऋण दे रही है। ठीक है, तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा बैंक है वो किसानों को ऋण देने का काम करती है। ऑप्शन दे सकता है आपको, सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा हमारा? तो आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, इस पॉइंट को आप काफी ज्यादा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये काफी डीपली पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब किसको लोन देते हैं? तो ये सब देते हैं किसानों को लोन। ठीक है, और जो हमारा भारतीय पूंजी बाजार है और भारतीय मुद्रा बाजार है वो किन्हें लोन देते हैं? तो वो देते हैं उद्योगों को और व्यापारियों को। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्लाइड हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमने व्यवसायिक बैंक को पढ़ा। तो कि गुरुजी, वैसा बैंक जो किसानों को व्यवसाय करने के लिए पैसा देता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम व्यवसायिक बैंक बोलते हैं। देखिए, अब देखिए, भारत में व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। यानी कि जो व्यवसायिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? उन्हें राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? तो 1969 में। यानी कि 1969 में भारत में व्यवसायिक बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। 1969 में। ठीक है, भारत में 14 राष्ट्रीयकृत बैंक है, वर्तमान में 12 हो गए। तो भारत में राष्ट्रीयकृत कितने बैंक है अभी? तो भारत में अभी तो 12 है, लेकिन है कितने? 14। लेकिन 12 अभी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। 12 काम कर रहे हैं, 2 शायद बंद पड़ चुके हैं। तो आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो इस प्रकार का सवाल आएगा कि भारत में अभी कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में अभी 14 राष्ट्रीयकृत बैंक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में अभी कार्यरत राष्ट्रीय बैंकों की संख्या है, कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, तो क्या होगा हमारा जवाब? 12। और है कितने? 14। और कार्य कितने कर रहे हैं? 12। ठीक है, तो ये पॉइंट को देख लीजिएगा, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं राष्ट्रीयकृत बैंक? 14। और वर्तमान में कार्य कितने कर रहे हैं? तो 12 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख ले 14 है, 12 कार्य कर रहे हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो 1969 में व्यवसायिक बैंक कौन होते हैं? जो किसानों की व्यवसाय करने के लिए पैसा देते हैं या फिर ऋण देते हैं। बिहार में 700 करोड़, बिहार में कृषि को 700 करोड़ से अधिक साख की जरूरत है, लेकिन उपलब्ध कितनी है? 548। जो बिहार के कृषि हैं, पूरे जो बिहार के कृषि है, यदि उनको कर्जा की कितनी कर्जा की जरूरत है? तो 700 करोड़ कर्ज रुपए की जरूरत है, लेकिन उनको मिलता कितना है? तो 548 करोड़ ही मिलता है। मिलता कितना है? तो 548 करोड़ ही मिलता है। और जरूरत कितने का है? तो जरूरत है 700 करोड़ का। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर। देखिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है हमारा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो देखिए, इसके द्वारा छोटे किसान, कारीगरों तथा कमजोर वर्गों को ऋण दिया जाता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेसिक सी बात है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि ग्रामीण टाइप का नाम आ रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा छोटे किसान, कारीगर और कमजोर वर्ग को, छोटे किसान, कारीगर तथा कमजोर वर्ग को ऋण दिया जाता है। यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण में कैसे कैसे लोग रहते हैं? गरीब लोग, किसान लोग, कमजोर लोग या फिर कमजोर वर्ग, तो ये उन्हीं को क्या देगी? पैसा देगी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की परिभाषा देखिए, याद करने का सिंपल टेक्निक, इसके द्वारा छोटे किसान, छोटे वर्ग के लोग या फिर गरीब लोग
या फिर कमजोर लोगों को ऋण दिया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है हमारी 1975 में। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है हमारी 1975 में। भारत में अभी 196 क्षेत्रीय बैंक है। भारत में अभी कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। भारत में कितनी है? तो 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। भारत में कितनी है? तो 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ये क्या करती है? तो छोटे वर्ग, कमजोर वर्ग, किसान को तथा गरीब व्यक्तियों को ऋण देने का काम करती है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1975 में होती है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। देखिए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो हैं वो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं। और ये इन्होंने क्या किया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इनके संस्थापक कौन है? इनकी स्थापना प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की थी। ठीक है, भारत में भी कितने क्षेत्रीय बैंक है? तो 196 क्षेत्रीय बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 क्या करती है गुरुजी? तो कारीगर, कमजोर वर्ग तथा गरीब व्यक्तियों को ऋण देने का काम करती है। एक होता है हमारा नाबार्ड। एक क्या होता है हमारा? नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको हमने पहले ही बताया, वहां से आप उस चीज को, पॉइंट को जरूर इंक्लूड कर लें। ठीक है, यह कृषि को ऋण देने वाले व्यावसायिक क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी संस्था को वित्त सुविधा को प्रदान करती है। यानी कि जो कृषि को लोन देते हैं, कृषि को लोन कौन देता है? सहकारी बैंक, प्राथमिक में सहकारी समिति और फिर से भूमि विकास बैंक। तो ये सभी बैंक जो है, अगर इन्हें पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये जाएंगे गुरुजी नाबार्ड के पास। यानी कि जो नाबार्ड है ये कृषि को लोन नहीं देती है, ये उनको लोन देती है जो लोग कृषि को लोन देते हैं। यानी कि ये उनको कर्जा देती है जो लोग कृषि को कर्जा देते हैं। ठीक है, तो जो नाबार्ड है यह कृषि को ऋण देने वाले व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी संस्था को वित्त सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, नाबार्ड। बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड को। तो देखिए, व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। जो व्यावसायिक बैंक है वो 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। देखिए, व्यावसायिक बैंक में किस किस प्रकार का जमा राशि होता है? जो ये पंजाब नेशनल बैंक है, SBI बैंक है, ये सब कौन सा बैंक है? ये सभी के सभी जो बैंक है ये व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, पंजाब नेशनल हो गया, ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो भी बैंक आप देख रहे हैं ये सब के सब कैसे बैंक है? तो ये सब के सब व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, एक होता है हमारा अस्थाई जमा, एक होता है हमारा चालू जमा, एक होता है हमारा संचयी जमा और एक होता है हमारा आवर्ती जमा। एक क्या होता है हमारा? आवर्ती जमा। तो देखिए, अस्थाई जमा हम किसे कहते हैं? आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि जो व्यावसायिक बैंक है वो कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं? तो कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। देखिए, अस्थाई जमा, इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है जिसे पूरा होने पर ही निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। आपने सुना होगा अपने घरों में या फिर आस पड़ोस में या फिर गांव घर में पैसे को फिक्स करा दें। पैसे को क्या करा दें? फिक्स करा दें। यानी कि किसी भी रकम को आप पैसे को फिक्स करा देते हैं और जब उसकी अवधि पूरा होगी तभी आप उसे निकाल सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अस्थाई जमा या फिर फिक्स डिपॉजिट। अस्थाई जमा या फिर फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, एक होता है हमारा चालू जमा। तो चालू जमा यानी कि आपने नाम सुना होगा करेंट डिपॉजिट। करेंट डिपॉजिट यानी कि कभी भी पैसा डालो, कभी भी पैसा निकालो, कभी भी पैसा डालो, कभी भी पैसा निकालो। देखिए यहाँ पे, इस खाते में व्यक्ति कभी भी पैसा जमा कर सकता है और कभी भी पैसा निकाल सकता है। देखिए, चालू जमा खाता में क्या होता है? जो करेंट डिपॉजिट है उसमें क्या होता है? चालू जमा में पैसा आप कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कोई लिमिट, कभी भी डालिए, कभी भी निकालिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा, स्थायी जमा को और चालू जमा को नोट्स में इंक्लूड भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अरे ये इस पॉइंट को तो हमने पढ़ लिया था, सॉरी। हाँ, ये अब आ गया हमारे पास संचयी जमा। क्या हो गया? संचयी जमा। तो देखिए, संचयी जमा यानी कि सेविंग डिपॉजिट। हम लोग का जो खाता होता है, जो गरीब वर्ग और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका जो खाता होता है वो ज्यादातर किस खाते के अंतर्गत होता है? तो संचयी जमा के अंतर्गत होता है। देखो, इस खाते में पैसा कभी भी जमा कर सकते हैं लेकिन निकालने का अधिकार कैसा होता है? सीमित होता है। यानी कि जो संचयी जमा होता है उसमें आप पैसा कभी भी जमा कर सकते हैं
लेकिन अगर आपको पैसा निकालना है तो एक लिमिट लगा दिया जाता है कि आप महीने में 20 लाख ही निकाल सकते हैं, इतना ही 10 लाख ही निकाल सकते हैं, या फिर महीने में आप 15 बार ही पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के खातों को क्या बोलते हैं? संचयी जमा। एक होता है आवर्ती जमा, एक क्या होता है? आवर्ती जमा। तो देखिए, इस खाते में व्यक्ति हर माह एक निश्चित रकम जमा करता है, बाद में इस रकम की ब्याज को सहित लेता है 60 माह या फिर 72 माह। एक बार फिर से इस पॉइंट को पढ़ते हैं। इस खाते में व्यक्ति हर माह 60 या 72 माह एक निश्चित रकम जमा करता है, बाद में इस रकम को ब्याज सहित लेता है। यानी कि जो LIC वगैरह होती है, सहारा वगैरह में जो आप पैसे जमा करते हैं, वो महीने की जो LIC की बात कर रहा हूँ मैं, कोई हाफ ईयरली या फिर ईयरली प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, हर महीने आप एक निश्चित रकम जमा करेंगे। ठीक है, और जैसे ही उस रकम को 5 साल या 6 साल पूरा हो जाएंगे तो वो रकम आपको ब्याज के सहित मिलेगा। वो आपको रकम आपको कैसे मिलेगा? तो ब्याज के सहित होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्ती जमा। तो आपसे एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि जो LIC और सहारा जैसी कंपनियां हैं वो किस जमा के आधार पे काम करती है? तो वो आवर्ती जमा के आधार पे काम करती है। किस आधार पे काम करती है? आवर्ती जमा के आधार पे काम करती है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। आप पॉइंट को ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स में इंक्लूड कर दीजिए। सहारा LIC और बड़ी निगम बीमा कंपनियां, सहारा LIC और बड़ी निगम बीमा कंपनियां आवर्ती जमा के आधार पर काम करती है। आवर्ती जमा के आधार पर काम करती है, इसको आप इंक्लूड कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव। नेक्स्ट क्या है हमारा? सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव। देखिए, सहकारिता वह संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर आर्थिक विकास की पूर्ति करते हैं। यानी कि सहकारिता क्या है? एक प्रकार का संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक मिलकर आर्थिक विकास की पूर्ति करते हैं। सहकारिता क्या है? एक संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर आर्थिक विकास की पूर्ति करते हैं। आपको आर्थिक विकास पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पहले का क्लास करिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का क्लास करिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आर्थिक विकास की पूर्ति करते हैं। देखिए, सहकारिता वो संगठन है, सहकारिता वह संगठन जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर आर्थिक विकास की पूर्ति करते हैं। आपसे सवाल पूछ सकता है कि सहकारिता में कितने व्यक्तियों की भागीदारी होती है? तो सहकारिता में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, देखिए यहाँ पे सहकारिता साख समिति। देखिए, सहकारिता साख समिति विधान 1904 में पारित हुआ, जिसके अनुसार गांव में 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? 1904 में पारित हुआ। और इस समिति के अनुसार क्या होता है कि गांव में जो 10 व्यक्ति हैं वो मिलकर एक सहकारिता संगठन बना सकते हैं। गांव में 10 व्यक्ति मिलकर एक सहकारिता संगठन बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट को काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, यहाँ से आपके सवाल बनेंगे, यही सवाल बनेंगे कि जो सहकारिता साख समिति, सहकारिता का जो निर्माण होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 10 व्यक्ति। ठीक है, सहकारिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य से 1914 ईस्वी में मैकलेगन समिति पारित किया गया। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 1914 में ईस्वी में एक समिति आती है जिसका नाम क्या है? मैकलेगन समिति। जिसका नाम क्या है? मैकलेगन समिति। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 1914 में एक समिति आती है जिसका नाम क्या है? मैकलेगन समिति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बना? तो 1919 में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बना था? तो 1919 में बना। 1919 में। इन तीनों पॉइंट को आप काफ़ी अच्छे से याद कर ले। सहकारिता समिति का गठन कब हुआ? तो 1914 में। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए मैकलेगन समिति कब पारित हुई? तो 1914 में। सहकारिता में सरकार का हस्तक्षेप कब हुआ? तो 1919 में। 1919 में, यानी कि 4-14-19, यानी कि देखिए सिंपल सा फंडा याद करिए, 4-14-19,
4, 14, 19, यानी कि सहकारिता साख समिति का गठन कब हुआ? तो 1904 में। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए मैकलेगन समिति का गठन कब हुआ? तो 1914 में। और सहकारिता प्रांतीय में सरकारों का हस्तक्षेप कब हुआ? तो 1919 में हुआ। ठीक है। सहकारिता के मुख्य 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। सहकारिता के मुख्य कितने आधारभूत सिद्धांत हैं? तो सहकारिता के मुख्य 3 आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है। ये कौन कौन से सिद्धांत है उसको पढ़ना जरूरी है, बस आप इतना याद रखें, सहकारिता के मुख्य 3 आधारभूत सिद्धांत है। सहकारिता के मुख्य 3 आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है। ये आ गया नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 महिलाओं का एक अस्थायी समूह है जो अपनी बचत तथा बैंकों से कर्ज लेकर अपने सदस्यों की जरूरतों की पूरा करते हैं। यानी कि गांव में आपने देखा होगा, जीविका देखा होगा, जो अभी नई नई प्रोसेस चल रही है, लगभग 5 से 6 या 7 वर्ष हो गई जीविका को चलते हुए। तो जीविका एक टाइप का क्या है? एक टाइप का जीविका क्या है? स्वयं सहायता समूह है। यानी कि उसमें क्या होता है कि गांव की 15 से जो 20 महिलाएं हैं वो मिलकर क्या करती है, एक समूह बनाती है और उसमें अपने पैसों से या फिर बैंक से कर्ज लेकर अपने आसपास के लोगों को क्या करती हैं, कर्ज देती हैं या फिर उनको मदद करती हैं। ठीक है। स्वयं सहायता समूह वही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप स्वयं सहायता समूह को पढ़ लें और इसमें कितनी महिलाओं की भागीदारी होती है? तो 15 से 20 महिलाओं की भागीदारी होती है। राष्ट्रीय भाग्य, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी वो कहाँ है? मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। CSO का गठन 1954 में हुआ। CSO यानी कि जो क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो, जो हमारी राष्ट्रीय आय की गणना करती है, उसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। लेकिन ये गलत है। ये पॉइंट क्या है? गलत है। जब आप इस पॉइंट को गूगल करिएगा तो गूगल बताता है 1951 में। गूगल कब बताता है? 1951 में। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यदि आपके एग्जाम में 1951 ऑप्शन नहीं होता है तो आप 1954 को टिक करें, अन्यथा आप 1951 को ही टिक करिएगा। तो इन सारे पॉइंट को देख लीजिएगा। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। CSO का गठन तो 1954 में नहीं, 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951। लेकिन ऑप्शन नहीं रहेगा तो 1954 को टिक करेंगे। स्वयं सहायता समूह में कितनी महिलाओं की भागीदारी होती है? कम से कम तो 15 से 20 महिलाएं। ये कैसा समूह है? तो एक ग्रामीण समूह है। ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्रों का समूह है। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट वाला स्लाइड है, सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बांग्लादेश से। सूक्ष्म वित्तीय संस्था हमने आपको पढ़ाया कि क्या करती है, तो ये लोगों को काफी छोटे कम समय के लिए लोन देती है, अल्पकालिक लोन देती है। ठीक है। अल्पकालिक ऋण सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म इसके नाम में ही है, इसीलिए क्या करती है? अल्पकालिक ऋण की सहायता प्रदान करती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो बांग्लादेश से होती है। वर्तमान समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देश को छोड़कर भाग चुकी है। देखिए, बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर जो सेना में जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा था उनको परिवार को नौकरी में। तो जो बाकी के लोग हैं उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने आंदोलन किया और इन आंदोलन होते होते काफी ज्यादा भयंकर रूप ले लिया और एक हिंसक आंदोलन बढ़ गया। और इसी में क्या हो गया कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी उन्हें देश को छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि जनता काफी उग्र हो चुकी थी। ठीक है। उम्मीद करते हैं ऐसा किसी भी देश में ना हो, क्योंकि ये किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी नहीं है। तो वर्तमान समय में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो अपने देश को छोड़ के भाग चुकी हैं। ठीक है। अपने देश को छोड़ के भाग चुकी हैं। देखिए, 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका और सबसे कम भारत पर पड़ा। 1929 में क्या हुआ कि देश की जो बहुत सारी देश की जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो अच्छी नहीं चल रही थी। तो अर्थव्यवस्थाएं जब अच्छी नहीं चलती या फिर जो देश में मुद्रा का जो काम होता है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, उसे ही हम मंदी बोलते हैं। ठीक है। तो 1929 में जो मंदी आई थी उस समय उसका प्रभाव अमेरिका पे बहुत ज्यादा पड़ा और भारत पे क्या पड़ा? बहुत कम पड़ा। ये है आपका अमेरिका, प्रभाव यहाँ ज्यादा पड़ा था और भारत पे कम पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट वाले स्लाइड को पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये है शेख हसीना। ये कौन है? बांग्लादेश की PM है। क्या है? बांग्लादेश की PM है शेख हसीना। ये बांग्लादेश की PM क्या है? शेख हसीना। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, भारत का संगठित पूंजी बाजार मुंबई है। जो भारतीय हमने पूंजी बाजार पढ़ा था अगले उस पॉइंट में,
तो भारत में संगठित पूंजी बाजार कहाँ पे है? तो मुंबई में। भारत में संगठित पूंजी बाजार कहाँ है? तो गुरुजी मुंबई में है। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। हमने आपको बताया था बांग्लादेश के जो अर्थशास्त्री है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उनको क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पे काम करती है। जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वो किस स्तर पे काम करती है? तो जिला स्तर पे, केंद्र स्तर पे नहीं करती है। ठीक है। यहाँ पे नाम में मत देख के आप गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड किया है कि जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वो किस स्तर पे काम करती है? तो जिला स्तर पे काम करती है। व्यापारी मुख्य रूप से चालू जमा खाता का प्रयोग करते हैं। जो व्यापारी होते हैं वो किस खाता का प्रयोग करते हैं? ज्यादातर, तो ज्यादातर वो प्रयोग करते हैं चालू खाता का। क्या? चालू जमा खाता का, ताकि उनके जो बड़ी बड़ी रकम होती है उन्हें डालनी होती है, निकालनी होती है, डालनी होती है, निकालनी होती है, कभी भी डालो कभी भी निकालो। इसलिए जो व्यापारी होते हैं वो कौन से खाता का प्रयोग करते हैं? तो चालू जमा खाता का प्रयोग करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करती है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और एक होता है भारतीय पूंजी बाजार कहाँ संगठित है? तो मुंबई में संगठित है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये जो चैप्टर है हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो चुका है। और एक और मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और स्लाइड है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ताकि ये जो क्लास आएगा जैसे ही फिर ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर समाप्त होगा तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें आपको सारे VVI क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस क्लास को आप किसी भी तरह से मिस ना करें। और अगर आप 2 लेसन 3 लेसन या फिर 1 लेसन इकोनॉमिक्स का नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर देखिए 3 लेसन, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 होगा। मुद्रा बचत एवं साख, उसको आप जाके पढ़ लें या फिर प्लेलिस्ट को चेक करें, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए क्लास के साथ इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।